आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, ये जो वीडियो आपकी ली गई है यह गणित के ज्यामिति से जुड़ी हुई है और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपका त्रिज्य खंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन हैं देखा जाए तो काफ़ी जो है एक तरीके से कॉन्सेप्ट बेस हैं, प्रिंसिपल पे आधारित हैं, सैद्धांतिक हैं और ये एसएससी सीपीयू एग्जाम और एसएससी सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत अधिक पूछे जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं गणित में बेस ही पावर होता है, यानी कॉन्सेप्ट ही पावर है। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते हैं। साथियों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हम बहुत ही आसान तरीके से ऐसे इस यहाँ पे हम लोग शुरू में पहले हम लोग जो है इसके सैद्धांतिक बातें करेंगे, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन लग पाएगा। नहीं तो क्वेश्चन आपको लगा दिया, मैं तो क्वेश्चन को लगा दूंगा लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग सीधा पहले कुछ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन की चर्चा कर दूं, यहाँ दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के 2 गुने के बराबर है। ए त्रिज्या के संदर्भ में त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ देख रहे हैं कि आपको इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज नहीं बल्कि इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, जो यहाँ पे छायांकित है। मात्र आपको यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दी गई है और एक चीज कह रहा है कि यहाँ जो चाप की लंबाई है वो त्रिज्या की 2 गुनी है। अगर इस क्वेश्चन में आते हैं तो कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या, एक जो जीवा है उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर के बराबर होती है। प्रमुख खंड में उसके द्वारा आंतरिक कोण ज्ञात करें। यदि इनसे जुड़ी चीज़ों को आप नहीं जानते हैं तो फिर क्वेश्चन को लगा आप नहीं पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले आप देखते हैं हम लोग, यह देखिए आपका एक वृत्त है और ये आपका वृत्त का केंद्र है, वो हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर त्रिज्याओं, 2 त्रिज्या आप ले लीजिए। एक त्रिज्या आपकी OA है और दूसरी त्रिज्या आपकी OB है। यहाँ देख रहे हैं OA और OB एक ही वृत्त की 2 त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि यदि आप इन्हें यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो यह AB आपकी जीवा बोली जाती है। यानी AB क्या हो जाएगी? जीवा, क्योंकि ये चाप को मिलाने वाली रेखा है। अगर आप यहाँ पे AXB क्या है भाई, जो AXB आपका यह है, यह AXB आपका चाप है। देखा जाए तो यही आपका चाप है और इसी को आप कहते हैं चाप की लंबाई। यदि ये कहा जाए कि ये जो OA और OB त्रिज्याएं हैं इनके द्वारा जो बनने वाला को, जैसे मान लीजिए OA और OB त्रिज्याएं वृत्त के केंद्र पे थीटा डिग्री का कोण बना रही हैं, तो कहने का मतलब इन OA और OB त्रिज्याओं द्वारा जो घिरने वाली एरिया है वही आपकी त्रिज्या, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि त्रिज्य खंड से आशय है कि त्रिज्या द्वारा खंडित एरिया, त्रिज्या के द्वारा घिरी एरिया। तो त्रिज्या के द्वारा जो घिरने वाली पूरी एरिया की बात करेंगे तो वो आपका है OAXB। यानी देखा जाए तो OA और XB इतनी एरिया जो है त्रिज्या के द्वारा घिर रही है। अगर आपसे कहा जाए चाप की लंबाई की बात करी जाए तो चाप की लंबाई यही है, चाप की लंबाई आपकी AXB है। यानी AXB क्या है भाई? ये चाप है, ये यहाँ से यहाँ तक चाप है। AB क्या है? इसमें AB की बात करी जाए तो AB को आप जीवा कहते हैं। और OA और OB क्या है भाई? वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। और यहाँ पे थीटा क्या है? केंद्र पे बनने वाला कोण है। अब देखिए त्रिज्य खंड में आएगा क्या? यदि OA और OB के त्रिज्य खंड की बात करी जाए तो ये संपूर्ण एरिया त्रिज्य खंड में आएगी। यानी आप यदि इस पूरी एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो यही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माना जाएगा। सबसे बड़ी चीज है आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको सैद्धांतिक रूप से समझना होता है कि यही पूरा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यानी ये मान लीजिए जो एरिया है, यानी यह O और A और ये OA और OB त्रिज्या है, इनके द्वारा जो अब पूरी जो एरिया ये कवर हो रही है त्रिज्याओं के द्वारा खंडित एरिया, यही त्रिज्य खंड है। इसे आप बोलते हैं त्रिज्य खंड। और दूसरी बात आती है कि चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये चाप है यही इसकी लंबाई बोला जाता है। यानी यही त्रिज्य खंड के चाप की क्या होगी? लंबाई होगी, यही चाप की लंबाई। अब दरअसल बात आती है कि आखिरकार फिर त्रिज्य खंड का हम क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं और चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो अगर यदि मान लीजिए आपका कोई वृत्त है और आपको पता हो कि भाई ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, मान लीजिए OA OB,
और ये वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ पे बनने वाला कोण केंद्र पे इन त्रिज्याओं के द्वारा थीटा डिग्री है और ये आपका यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पूरा का पूरा चाप है। तो अब आपसे कहा जाए कि भाई इस पूरे त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो कहने का मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसके जो निकालने का फार्मूला है वो आपका है थीटा अपान 360 अंश गुणे होता है पाई आर स्क्वायर। यानी आपको केंद्र पे बनने वाला कोण चाहिए और त्रिज्या चाहिए। यदि आपको त्रिज्या का मान मालूम है और केंद्र पे बनने वाला कोण का मान मालूम है तो बहुत ही आराम से आप त्रिज्य खंड जो उस त्रिज्या के द्वारा एरिया खंडित हो रही है, घिर रही है, उसका क्षेत्रफल आप बहुत आसानी से निकाल पाते हैं। अब बात आती है कि भाई कैसे चाप की लंबाई निकाला जाए। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई तो उसको कैसे निकालते हैं, तो वो होता है आपका थीटा अपान 180 डिग्री और गुणे होता है आपका पाई आर। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पे चूंकि हमारा संपूर्ण कोण जो होता है वो यहाँ देखा जाए तो संपूर्ण कोण 360 अंश का बन रहा है, लेकिन हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बताना है, हमें मात्र जो है जो त्रिज्या के द्वारा घिर रही है एरिया उसके अंतर्गत जो कोण बन रहा है उसी की बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब हम अगर चाप की अगर हम बात करें परिधि की, पूरी परिधि की लंबाई पूछा जाता हमसे, देखिए ये चाप के मिलाने से ही परिधि बनती है। जैसे आप ए पॉइंट से चल रहे हैं और घूमते घूमते आप पुनः ए पॉइंट पे आ गए, इसका मतलब आप पूरी परिधि पर चल दिए। तो अगर पूरे परिधि की बात करता तो आपका 2 पाई आर होता, लेकिन हमसे पूरी परिधि नहीं पूछी जाती है, हमसे पूछा जाता है कुछ हिस्से के बारे में जो त्रिज्या द्वारा घिर रहा है, तो वो होता है थीटा अपान 360 अंश गुणे हम लिख देते हैं परिधि यानी 2 पाई आर। हमको जो थीटा द्वारा घिर रही है परिधि, जो चाप थीटा के द्वारा आंतरित हो रहा है, इस कोण के द्वारा जो चाप आंतरित हो रहा है, हमारा आशय उसी से होता है। तो हम यहाँ पे थीटा अपान 360 अंश गुणे 2 पाई आर लिखते हैं। अब जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो यह 180 हो जाएगा, यानी थीटा अपान 180 गुणे पाई आर। तो ये होता है चाप की लंबाई का फार्मूला और ये है क्षेत्रफल का। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से माइंड मैप होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों क्वेश्चन को लगा पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन आपके द्वारा लगने वाले नहीं है। अब बहुत आसानी से काम आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है। कह रहा है दी गई आकृति में चाप की लंबाई, जो चाप के लिए जो आकृति दी गई है, इस आकृति में जो चाप की लंबाई है वो त्रिज्या के 2 गुने के बराबर है, यानी वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर। तो यहाँ एक चीज लिख लेना है आपको कि भाई चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई क्या है भाई, त्रिज्या का 2 गुना है और उस वृत्त की त्रिज्या r है, तो इसका मतलब चाप की लंबाई 2r हो जाएगी। और यहाँ आप लिख लीजिएगा वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, दिया है वृत्त की त्रिज्या r। अब वृत्त की त्रिज्या r है तो चाप की लंबाई कितनी हो गई, 2r, यही मात्र इतना आपको पता है। अब आपसे कह रहा है कि भाई त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल बताना, इस पूरे एरिया का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो आप लिख लेंगे त्रिभुज त्रिज्य खंड, यानी किसका बताना है भाई, त्रिज्य खंड आपका क्षेत्रफल बताना है, त्रिज्य खंड AOB का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्य खंड का दरअसल क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वो यही होता है थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या r तो पता है, लेकिन हमें यहाँ पे कोण नहीं मालूम है कि आखिरकार ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो कितने डिग्री का है, ये नहीं मालूम है। तो हमें ये पहले पता करना होगा कि आखिरकार यहाँ पे कितने डिग्री का कोण इन त्रिज्याओं के द्वारा आंतरित हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन दिया है, हमें दिया गया है त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। तो अभी आपने फार्मूला देखा कि भाई त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा अपान 180 डिग्री गुणे होता है पाई आर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई दी गई है क्योंकि वो त्रिज्या की 2 गुनी है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे चाप की लंबाई की जगह 2r, थीटा रहेगा ही, मालूम नहीं है, 180 डिग्री गुणे आप करेंगे पाई आर, r से r कटेगा। अब देख रहे हैं 18 दूना 36 हो जाएगा, 360 डिग्री बराबर हो जाएगा थीटा इंटू पाई। हमें चाहिए थीटा का मान, कोण चाहिए, तो होगा क्या, दरअसल जैसे ये निकालिएगा तो इसका मान होगा
आपका 360 डिग्री बटा पाई। तो अब आपके पास जो कोण बन रहा है ना, यहाँ पे बनने वाला जो कोण है उसका मान आपने मालूम कर लिया, वो है कितना, वो है आपका 360 डिग्री बटा पाई। ये आपको मालूम चल गया। तो बस आपको उसको ला करके यहीं पे आपको पुटअप कर देना है कोण के पास। तो फिर आप क्या करेंगे, आप देखिए त्रिज्य, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला वही होता है, एरिया का मान क्या होगा भाई, थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले को मैंने यहाँ पर पुनः लिख लिया, और यहाँ पे ए का मतलब है क्षेत्रफल से, यानी चलिए यहाँ पर आप लिख लीजिए एरिया यानी क्षेत्रफल से मतलब है किसका क्षेत्रफल भाई, त्रिज्य खंड का। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक काम करेंगे आप, या एरिया लिख लीजिए, सुविधा मिलेगी यहाँ पे एरिया। अब देखिए इसको थोड़ा सरल करिए, एरिया गुणे 360 डिग्री कर दीजिए, ये तिरिया गुणा करो आप यहाँ, तो आएगा क्या, थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर होगा। अब ध्यान में रखना है कि यहाँ आपको एरिया निकालनी है, यहाँ 360 डिग्री आ गया। अब यहाँ कोण का मान आपको पता चल गया है, वो कोण है थीटा की जगह लिखिए 360 डिग्री बटा पाई लिखना है, फिर लिख देना है पाई आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं 360 से 360 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। अब एरिया का मान आ गया आर स्क्वायर, और यही आपसे पूछा था कि आखिरकार उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, तो वो आपका मात्र होगा आर स्क्वायर। क्योंकि जब आप इसे सरल करिएगा तो यहाँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा और गुणे 360 डिग्री आ गई, ये इधर आ जाएगा, और ये क्या होगा, थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ थीटा का मान आप बैठाएंगे, तो ये बैठाइएगा, तो देखिए जैसे इसको आप बैठाएंगे यहाँ पे, यानी 360 डिग्री बटा पाई, तो पाई से पाई कटेगा, 360 से 360 कटेगा, तो एरिया का मान आ गया आर स्क्वायर। यही आपका आंसर होने वाला है, यानी ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई आपके पास डाउट नहीं होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पे अच्छे से बात हम लोग कर चुके हैं। अब आगे अगले क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या एक जीवा, यानी किसी वृत्त की जो एक जीवा है उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि भाई जो वृत्त की जीवा है ना, यानी जो वृत्त की एक जीवा, यानी वृत्त की जो एक जीवा है वह क्या है भाई, वह त्रिज्या के क्या है, बराबर है। त्रिज्या के क्या है, बराबर है, यानी त्रिज्या जो 9 सेमी है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए आप एक, जैसे मान लीजिए आपने एक वृत्त बनाया, चलिए आपका ये एक वृत्त है और आपने बना लिया, और ये मान लीजिए उसकी त्रिज्याएं हैं 9-9 सेंटीमीटर की, यह भी 9 सेमी है मान लीजिए, तो यह भी 9 सेंटीमीटर का होगा, यह ओ है, यह ए है और बी है। कहने का आशय एक वृत्त की त्रिज्याएं जो है, या एक वृत्त की जो एक जीवा है वह त्रिज्या 9 सेंटीमीटर के बराबर है। अब जीवा मान लीजिए इसको जैसे इस मिला दीजिएगा तो यह ए बी जीवा हो जाएगी। यहाँ देखा जाए तो ए बी क्या है भाई, जीवा है, और वह भी कितनी होगी, 9 सेमी होगी, और वृत्त की जो त्रिज्या ओ ए और ओ बी है यह भी कितना होगा, 9 सेमी, यानी यह भी 9 सेंटीमीटर की ही होगी। ध्यान में रखना है, यह भी 9 सेमी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस त्रिभुज के अंदर अब आपसे कह रहा है कि प्रमुख खंड में उसके द्वारा आंतरित कोण ज्ञात कीजिए। कहने का आशय है कि इस जीवा के द्वारा जो प्रमुख खंड है, यानी जो बड़ा खंड है, देखिए एक आपका नीचे देख रहे हैं लघु खंड है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जीवा जो है वृत्त को 2 खंडों में बांटती है। मान लीजिए यह जीवा आपकी ए बी है, तो यह नीचे देख रहे हैं कि वृत्त का छोटा खंड है, और ऊपर देख रहे हैं आपका दीर्घ वृत्त खंड है, यानी बड़ा खंड है, और उसी को कह रहा है आपका प्रमुख प्रखंड का मतलब दीर्घवृत्त खंड। यानी इस जीवा के द्वारा जो दीर्घवृत्त खंड में जो एक कोण बनेगा वह बताना है, यानी प्रमुख खंड में उसके द्वारा आंतरित कोण। तो यानी आपको बताना है कि प्रमुख खंड में बनने वाला इस जीवा के द्वारा आंतरित कोण, यानी ये बताना है आपको। देखा जाए तो कोण ACB का मान आपको बताना है, यहाँ का एंगल। तो पहले हमें जब तक यहाँ पे ये सारे एंगल नहीं मालूम होंगे,
यानी यह जो तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वह आपका समबाहु त्रिभुज होता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 60-60 अंश का होता है। ये सारे 60-60 अंश के होंगे। तो अब आपको यहाँ पे बड़े आराम से इस कोण का मान 30 डिग्री निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि जो है केंद्र पर जो बनने वाला कोण होता है अगर 60 डिग्री का है तो इसी अगर कोई जीवा है, अब ये मान लीजिए ए बी जीवा केंद्र पे 60 अंश का कोण बना रही है, तो इसी जीवा के द्वारा उसके शेष भाग पर यानी बड़े प्रखंड पे जो कोण आंतरित होगा वो इसका ठीक आधा होता है। ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 90 है तो 45 होगा, 120 है तो ये आपका 60 होगा। तो इस तरीके से इस जो है आपका प्रमुख प्रखंड में उसके द्वारा जो आंतरित कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो यदि आपको अच्छे से जीवा की नॉलेज नहीं है, वृत्तखंड की नॉलेज नहीं है, उससे रिलेटेड जो प्रमुख सिद्धांत हैं बनाए गए हैं, जो प्रमेय हैं उसकी नॉलेज नहीं है, तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में भी आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अभी आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों, और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।